हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सो आप सबका एग्जाम सीटेट का 14 दिसंबर को है और अभी ज़्यादा समय है नहीं। हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं सीडीपी के आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। सीडीपी के 25 क्लासेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो है 26 नंबर क्लास और टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए बात करेंगे। और इसकी जो भी कंप्लीट पीडीएफ है आंसर सहित अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप लोगों को इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 की बात हो रही है। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे के लिए एक शिक्षक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता या पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए, देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं। देखिए, अति मानक भाषा, मानक शब्द होता है ना, वो अपने आप में नेगेटिव होता है। तो ये वर्ड अपने आप हट जाएगा कि मानक बहुत जो है वो बहुत ज्यादा मानक तरीके से हम पढ़ाएंगे, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा आता है पढ़ाने की उत्सुकता। ये बात भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को बेस्ट पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए, विषय के ज्ञान ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियां। देखिए, शिक्षण पद्धतियां जो होती है वो प्राथमिक स्तर पर ज्यादा, क्योंकि शिक्षण पद्धतियां अलग अलग तरीके की यूज करना प्राथमिक स्तर पर नहीं की जाती है, बल्कि केवल खेल ही खेल में पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा टीचर में इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, कि टीचर जो है वो कितना पेशेंस है अपने काम को लेकर। क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं हर चीज को जानने के लिए, क्लासरूम में बार बार खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में टीचर को उनको डांटना नहीं है, बल्कि धैर्यता के साथ में पेशेंस रखते हुए उनको समझाना है। दृढ़ होते हुए बच्चे को जो है वो खेल खेल में सिखाने की कोशिश करनी है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बी आंसर मानेंगे, मुझे भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे बी लगा था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ए दिया गया है। ए क्यों दिया गया है उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। यानी कि एक टीचर है, उसका स्वभाव कैसा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बोलता है कि आप क्लासरूम में जहां आपकी इच्छा हो आप वहां पर बैठिए। कुछ शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जो साथ साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, समूह में बैठते हैं। और कुछ कुछ क्या होता है, चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने आप पढ़ते हैं। यानी कुछ बैठते हैं समूह में, कुछ बैठते हैं अकेले। एक अभिभावक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करेंगे? चार ऑप्शंस दिए हमारे पास में। हम अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग जो है वो बदल दे। भाई, क्लासरूम में टीचर जो है उसने तो बोल दिया स्टूडेंट्स को कि आपको जो जिस तरीके से पढ़ना है वैसे पढ़िए। अब क्या करेंगे? अभिभावक को क्या करना चाहिए? प्रधानाचार्य से शिकायत करें या रिक्वेस्ट करें कि भाई बच्चों को जो सेक्शन है वो बदल दे? नहीं, सेक्शन क्यों बदलाएंगे, हम सेक्शन नहीं बदलाना है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ में समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। भाई, ये बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है, फिर भी सी और डी देखते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को, भाई बच्चों को निकाल दे स्कूल से? नहीं भाई, हर स्कूल में ऐसा हो गया तो फिर कहाँ डालेंगे? नहीं होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत। भाई, शिकायत करना कोई अच्छी बात नहीं है कि एक शिक्षक की आप शिकायत कर रहे हैं। क्या बोला है यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहा है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। भाई, एक पेरेंट्स होने के नाते, एक जो है वो गार्जियंस होने के नाते, एक जो अध्यापक होता है उसका, एक जो अभिभावक होता है उसका यही काम है कि वो टीचर पर बिलीव करे और शिक्षक के साथ में, यानी उस टीचर के साथ में, अगर उस पेरेंट्स को अगर ये दिक्कत हो रही है तो वो उस टीचर के साथ में अपनी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो। उस पर चर्चा करिए तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह कौन सी घटना है जब बच्चा तार्किक रूप से, यानी कि बच्चा जो है वो तर्क प्रस्तुत करना स्टार्ट कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी। देखिए, किसकी बात हो रही है? तर्क की बात हो रही है। तो तर्क की बात किस में होगी? देखिए, संवेदी प्रेरक में तो तर्क नहीं होता है, हाथ पैरों से बच्चा जो है वो संवेगों के माध्यम से सीखता है। औपचारिक अवस्था में औपचारिकता होती है, तर्क नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे क्या बोला है? चिंतन प्रारंभ करता है, तर्क करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन प्रारंभ करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, मन का मानचित्रण मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से,
मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की टेक्निक से। भाई मन का मानचित्रण का मतलब होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, यानी मन की खोज करना, हमारा मन कैसा है, हमारा मन क्या सोचता है। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है। क्या बोला है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का उपयोग। भाई हम लोगों को तो महंगी और चमकदार हो ऐसा जरूरी नहीं है, केवल सहायक सामग्री होनी चाहिए जो बच्चे को समझने में, बच्चे को समझ आए, ऐसी सहायक सामग्री। तो महंगी और चमकदार हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगला आता है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना। बात तो ठीक लग रही है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, ये भी बात ठीक है। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग। भाई तीनों ही ऑप्शन बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर टू द पॉइंट बात करें, एज अ क्वेश्चन बात करें कि विद्यार्थियों की सीखने से रिलेटेड सबसे बेस्ट क्या बात क्या होती है, सबसे बेस्ट बात यही होती है कि बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से शिक्षण की पद्धतियों का यूज करना। अलग अलग तरीके की पद्धतियां अगर यूज कर रहे हैं शिक्षक, तो बच्चा उस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सी एक बात है। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर। भाई शुरुआत में ही आप उपलब्धि के लक्ष्य बता रहे हैं, बच्चों को लक्ष्य बता रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। भाई केवल अच्छे अंकों के लिए पढ़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। भाई व्यवहारिक मूल्य बात ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है, बात व्यवहार की या नैतिकता की नहीं हो रही है। व्यवहारिक मूल्य तब आता है जब नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में तो सृजनात्मकता पूछा है, तो व्यवहारिक मूल्य नहीं आएंगे। भाई सृजनात्मकता का मतलब होता है बच्चे की प्रतिभा का पोषण करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि बच्चा जो है वो क्रिएटिविटी को और ज्यादा जो है वो शो कर सके। तो यहाँ पर सिक्स्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर सवाल है हमारे पास में, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। भाई हम लोगों ने अभी देख लिया था कि बच्चा तार्किक चिंतन कब करता है, थोड़ी देर पहले तार्किक चिंतन हम लोगों ने देख लिया था। अब क्या बोला है कि अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। भाई अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में बच्चा कब सोचता है, मैंने पहले भी बताया है, जब इससे पहले जो क्वेश्चन जीन प्याजे से रिलेटेड था, कि अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में बच्चा सोचता है औपचारिक संक्रियात्मक, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 वर्ष के बाद आती है, उस अवस्था में बच्चा यह सोचने लगता है कि औपचारिकता क्या होती है, अमूर्तता क्या होती है। तो यहाँ पर सेवंथ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एट्थ नंबर, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि सीखना कब जो है वो ठीक होता है, यदि कब सीखना अच्छी बात है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण दे। भाई सिर्फ व्याख्यान और स्पष्टीकरण से बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है समृद्ध यानी सीखने से रिलेटेड। अच्छी सीखने की चीज कब होती है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं। भाई परीक्षाओं पर विशेष ध्यान देना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं व्याख्यान पर, तो ये हट जाएंगे। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाना, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। भाई बात ये वाली ठीक लग रही है। वैसे तो शिक्षण सामग्रियों वाला भी उपयोग है, लेकिन शिक्षण सामग्रियां लाए उससे भी अच्छा है कि हम वास्तविक दुनिया से बच्चे को कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर एट्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है, अधिगमन भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है। भाई सीखना जो है वो हर जगह होता है, तो कौन सी विशेषता नहीं है। भाई सीखना व्यापक प्रक्रिया है, बात बिल्कुल ठीक है। सीखना लक्ष्य उन्मुख ही होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अधिगमन भी सीखने की प्रक्रिया होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन शैक्षिक स्थान ही मात्र एक स्थान है जहां पर अधिगम होता है, यहाँ पर ही आ गया है कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई सीखने की प्रक्रिया हर समय चलती है। तो यहाँ पर तो इन्होंने बोल दिया कि शिक्षण सीखना जो होता है वो केवल विद्यालय में हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछा है इसलिए ये राइट हो जाएगा। तो नाइन्थ का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ नंबर सवाल, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी फिफ्थ क्लास के जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए के माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए, के साथ में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य दृश्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ में कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए।
और दृष्टिबाधित बालकों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। भाई कैसे भी बच्चा है, चाहे दृष्टिबाधित है, चाहे इंटेलिजेंट है, कैसा भी बच्चा है, उन बच्चों के लिए एक ही बात ठीक है कि उनके लिए सामान्य रूप से व्यवहार करें और जिस चीज की उनको जरूरत है, आवश्यकता के अनुसार उनको जो है वो सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। अब दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो लेकिन सुन तो सकते हैं, वो देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, श्रव्य या फिर जो सीडी होती है जो सुन सकते हैं उसके माध्यम से हम उसको सहायता उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 11th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोविज्ञान यानी समाज से रिलेटेड कौन सी बात ठीक नहीं लग रही है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, भाई संवेग जो होता है वो समाज पर डिपेंड करते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना। संगति की आवश्यकता, भाई समाज संगति कहाँ से मिलती है? समाज से ही तो मिलती है, तो ये बात भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। सामाजिक अनुबंधन और सराहनीय की आवश्यकता, भाई समाज की बात हो रही है यहाँ पर, समाज अनुबंधित अनुबोधन अनुमोदन की बात हो रही है, ये भी बात ठीक है। तो कौन सा आवश्यकताओं के साथ में संबंधित नहीं है? वो होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो ये सामाजिक नहीं हो सकता, ये शारीरिक होता है। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 12th नंबर सवाल। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? यानी कि बच्चे का सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर में या फिर खेल के मैदान में? भाई बच्चे हर जगह सीखते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक विकास सबसे बेस्ट तरीके से विद्यालय में होता है और क्लासरूम में होता है। अगर अच्छे से अच्छा विद्यालय का वातावरण है तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज को सीख सकता है। अगला आता है, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी कि क्लासरूम में कब मोटिवेटेड मानी जाती है? क्लासरूम। शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। भाई एकदम खामोशी, अधिकतम उपस्थिति, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो डायरेक्ट हट जाए। और अगला क्या आ रहा है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा अभिप्रेरित, यानी मोटिवेटेड क्लास तब मानी जाती है जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी कि बुद्धिमान जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसका लक्षण कौन सा नहीं है? वह जो प्रवाह पूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। भाई बुद्धिमान बच्चा जो है वो संप्रेषण करने की क्षमता भी रखता है, अमूर्त सोच भी रखता है और नए परिवेश में स्वयं को समायोजित भी कर सकता है। तो बुद्धिमान बच्चे की विशेषता कौन सी नहीं होगी? जो लंबे निबंधों को रटने की क्षमता। भाई रटना कोई बुद्धिमानी नहीं है, तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलोव को, कोहलबर्ग को, स्कीनर को या फिर जीन पियाजे को? भाई ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। तो टोटल आज के वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को क्लासेस आई होप पसंद आ रही होगी और इसकी PDF आंसर सहित प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching.